हेलो एवरीवन। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 4 जो कि आपकी रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, फटाफट से सभी कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। रेडी हो सभी क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, विद इन 2 और 3 क्लासेस वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके बाद जो है हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। पहले हम जो है रे वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन हम वेव वाला कंप्लीट। ठीक है ना, चलिए। तो ये जो आपकी जैसे कि कंप्लीट जो 5 चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे विद इन 2 और 3 क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से लेके 5th यूनिट तक। राइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है हमने कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 19 आज हमारे पास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस तरीके से रिलेट करते हैं? वो फेज में होते हैं एंड पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, या फिर अपोजिट टू फेज होते हैं एंड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, या अपोजिट इन फेज होते हैं एंड पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, या इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच। हमें एक बात तो पता है कि जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर तो होते ही हैं। ठीक है, तो फेज इनका क्या बताना है, मतलब फेज जो है वो किस तरीके से रहता है वो आप लोगों ने बताना। फेज क्या होता है? फेज इज बेसिकली द एंगल। ठीक है, फेज हम किस तरीके से बताते हैं? एक्स एक्सिस के साथ। मान लो कि ये मेरे पास कोई वेव थी इस तरीके से गई, तो ये क्या है? इसका फेज है। ये क्या है? फेज। इसने कितना एंगल इसके साथ बनाया और क्या। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे अगर देखें कि ये दूसरी वेव थी, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रही थी, तो ये क्या आ गया? अब इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस भी आ रहा है और दूसरा यहाँ पे फेज डिफरेंस भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फेज इनका क्या है, मतलब डिफरेंट है, वेरी कर रहा है, इस ऐसे तरीके से बोलेंगे। अब हमने जो बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हैं उसमें क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से मूव करती है। एक यहाँ पे एक एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड लास्ट वन इज क्या होगा? गे वेक्टर, दैट इज वेक्टर ऑफ वेव ऑफ प्रोपिगेशन, जो डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरी कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा इस तरीके से। ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ कि ये जो है यहाँ पे फेज फेज की अगर बात करते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है, ये इस तरीके से है और ये जो है मतलब इस तरीके से है। समझ गए ना, एक इस प्लेन में है एक इस प्लेन में है, तो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। और फेज अगर देखें तो जहाँ से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है तभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि फेज डिफरेंस यहाँ पे दोनों के बीच में नहीं है बिल्कुल भी। अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो हम बोलेंगे दे आर इन फेज। ठीक है, दे आर नॉट आउट ऑफ फेज, दे आर इन फेज। ठीक है, अपोजिट नहीं होंगे, ये क्या होंगे? सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे एंड यहाँ पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे इसके ईच। ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। दोनों मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करता है तो क्या होगा? इन फेज होंगे एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। ऑप्शन डी आपका क्या मिलेगा? यहाँ से करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। समझ में आई? समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमें बताना है कौन सी रॉन्ग है यहाँ पे स्टेटमेंट। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड अप ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स आर मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज विद द स्पीड ऑफ सी। ठीक है, एनर्जी अगर फोटोन की देखें E इज इक्वल टू क्या होती है? एच न्यू होती है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। मोमेंटम अगर देखें तो P इज इक्वल टू क्या होता है इसका? हाँ जी, मोमेंटम एम वी। ठीक है, वी की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, चलो तो और यहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये क्या करती हैं?
सबसे ज़्यादा जो इनकी स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम के अंदर होगी। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मीडियम जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा वैसे वैसे जो स्पीड है उसकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू मूव और टू प्रोपेगेट, इनको कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती। ठीक है, दोनों बात यहाँ से ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे हमें बताना है कि रोंग कौन सी स्टेटमेंट है, हमें बताना है रोंग स्टेटमेंट कौन सी है। आर प्रोड्यूस बाय एक्सलरेटिंग चार्ज, ये जो है एक्सलरेटिंग चार्ज, चार्ज को एक्सलरेट करवाएंगे, जितना ज़्यादा हम एक्सलरेट करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के हमें वेव मिलेंगी वहाँ पे। ठीक है, ये बात तो ठीक है। आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये बात भी ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्स है नेचर में, दे मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है जी। ट्रैवल विद द सेम स्पीड इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम, या ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, ये बात तो ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, हमें क्या बताना था, रोंग बताना था। यहाँ पे रोंग स्टेटमेंट है सी वाली, क्यों है, ये कह रहा है कि ट्रैवल विद द सेम स्पीड इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम के ऊपर स्पीड डिपेंड करती है, क्योंकि मीडियम क्या हमें किस तरीके से पता चला, न्यू जो होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू दैट इज इक्वल टू सी बाय, ये क्या होता है आपका v बाय सी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं म्यू फॉर एयर, एयर के लिए वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी की सी ही होगी, सी से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन अदर मीडियम के लिए अगर हम जैसे जैसे मूव करेंगे तो अदर मीडियम में क्या होगी, इसकी स्पीड जो है वो वेरी करती जाएगी। ठीक है, स्पीड डिक्रीज होती जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे कुछ उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये होगा सी बाई वी, राइट। ठीक है, एयर के लिए देखेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। और जैसे जैसे हम दूसरे मीडियम में जाते जाएंगे, देखो वेलोसिटी यहाँ से अगर मैं निकालूं तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, सी बाय न्यू। तो न्यू क्या करेगा, सबसे लिस्ट होता है एयर के लिए, न्यू की वैल्यू क्या है, सबसे लिस्ट है किसके लिए, एयर के लिए। जैसे हम दूसरे मीडियम में मूव करेंगे न्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो क्या होगा, मेरे पास वेलोसिटी क्या करेगी, इफ यहाँ से बताएंगे, अगर हमारे पास क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज ही करेगा, दूसरे मीडियम में सबसे लिस्ट तो उसके लिए होगा, तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी कि जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, डेंसर होता जा रहा है मीडियम, म्यू की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि मीडियम जो है वो डेंसर होता जा रहा है। ठीक है, मीडियम अगर डेंसर होगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। ठीक है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी, ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी जो है सेम रहेगी, राइट। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आया समझ में, ये ऑप्शन जो है सी आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नोट कर देंगे इन चीज़ों को फटाफट से। ठीक है, शॉर्ट नोट जो है आप साथ साथ में नोट कर सकते हो, शॉर्ट ली इन चीज़ों को। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मेरे पास चार्ज पार्टिकल है एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, तो इसके पास ये एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो क्यू चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसके पास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पॉजिटिव से कहाँ होती हैं, अवे होती हैं, इस तरीके से मिलेंगे कुछ। ठीक है, तो हम कहेंगे इसके पास क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर यही चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मूविंग चार्ज, अगर ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है, अगर ये चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, मूव अगर करेगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, करंट बनेगा। क्यों, क्योंकि करंट क्या होता है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बनेगा अपने पास, करंट बनेगा। और करंट अगर बन रहा है इसका, तो यहाँ पे मेरे पास दो फील्ड देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे बाय अ मूविंग चार्ज। तीसरा यहाँ पे बात कर रहा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। क्या कहता है फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेज दैट बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, एंड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, तो वहाँ से एक इक्वेशन भी आती है अपने पास, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन क्या प्रिडिक्ट करती है कि बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वी कैन जनरेट और वी कैन प्रोड्यूस ए ईएमएफ। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन जनरेट। ठीक है, या फिर यहाँ से एक इक्वेशन और बनती है अपनी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, लाइक दैट। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं। यहीं से ये क्या बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया था, मैग्नेटिक फील्ड जो है किस किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। रेस्ट चार्ज पार्टिकल अगर है, पार्टिकल रेस्ट पे है, तो क्या होगा, उसके पास ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये ऑप्शन ए तो आपका इनकरेक्ट होगा। दूसरा कह रहा है कि मूविंग चार्ज से दोनों मिलते हैं जी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक की बात कर रहा है तो ये ठीक होगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे भी मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, राइट। ठीक है, चलो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, जैसे कि ये जो मैंने बताया यहाँ पे, इसमें है क्या कि बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिक, उल्टा है। ठीक है ना, यहाँ पे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो जनरेटर का कंसेप्ट, जनरेटर वाले में ये लगता है, लेकिन अगर हम मोटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होता है, बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन जनरेट मैग्नेट। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करती है, जो उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, वो कहाँ से आती है, बाय चेंजिंग द एसी। एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर रही है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या है, हमारे पास डिफरेंट मैग्नेट जो है डिफरेंट मैग्नीट्यूड की बनाई जा सकती है। ठीक है ना, तो दोनों ही ऑप्शन आपके क्या रहेंगे, यहाँ से करेक्ट रहेंगे, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंडिपेंडेंट। स्पीड जो है वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होती, इस पे डिपेंड नहीं करती। तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है कि नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे, या फिर मीडियम इन विच दे ट्रैवल। मीडियम पे तो डिपेंड करती है जी, पीछे ही देखा हमने, म्यू होता है सी बाय वी। ठीक है, मीडियम के ऊपर तो डिपेंड कर रही है म्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेरी करेगा तो स्पीड क्या करेगी, वेरी करेगी। इंडिपेंडेंट पूछा है। अच्छा जी, इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे अगर देखें तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी या लैम्डा वेरी करेगा, वेवलेंथ वेरी करे या फ्रीक्वेंसी वेरी करे, तो सी जो है वेरी करेगी, सी भी क्या करेगी, वेरी करेगी, यानी कि वेलोसिटी वेरी करेगी। वैक्यूम में ये दोनों सेम रहेंगी, वैक्यूम में मतलब ये सी की वैल्यू सेम रहेगी, वैक्यूम में वेरी नहीं करेगी। बट इफ वी चेंज द मीडियम देन द स्पीड विल वेरी, डिक्रीज होगी स्पीड। ठीक है, इंटेंसिटी के ऊपर कहीं पे भी डिपेंडेंसी नहीं आती। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का क्या मतलब है, हाउ दीज आर डिफरेंशिएट, इंटेंसिटी इज व्हाट एंड फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, दोनों बताओ क्या होते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास और इंटेंसिटी क्या होती है, हाँ जी, डिफाइन इट। मतलब आप लोगों को किस तरीके से इसने प्रिडिक्ट कर रखा है, वो चीज़ें मैं पूछ रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हम बताएंगे, समझाएंगे कैसे, या फिर जो इंटेंसिटी है वो हम कैसे बताएंगे। देखो, जो इंटेंसिटी है, दिस मीन्स द नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, हाउ मच नंबर ऑफ फोटोन्स आर कम्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। यानी कि ये सिर्फ नंबर की बात करता है, नंबर भी मैं ना बोल के यहाँ पे बोल दूँ, ये सिर्फ अमाउंट की बात करता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, हाउ मच नंबर, समझ गए ना, हाउ मच अमाउंट, दैट इज इंटेंसिटी। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे पास, हाउ फास्टली the number of photons comes। ठीक है, कितना जल्दी जल्दी जो है नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट की बात होती है, यहाँ पे क्या बात होती है कि कितना ये फास्ट कितना है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फोटोन्स जो है आ रहे हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इंटेंसिटी को बोला जाता है दैट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, राइट। ठीक है, दोनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे विदाउट एनी कंफ्यूजन।
ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर दे फटाफट से, फिर हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज इक्वल टू, स्पीड जो है वैक्यूम के अंदर कितनी होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला ये हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, हेयर जो म्यू नॉट है, पहले एप्सिलॉन नॉट की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यहाँ से क्या बता रही है कि जो मीडियम है वो चार्ज पार्टिकल को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कितना इजीली पास कर दे रहा है, दैट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर एयर के लिए बात करते हैं, नोट हमने लगा रखा, दैट इज स्पेशली फॉर एयर और वैक्यूम। इसकी वैल्यू जो होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट की अगर बात करते हैं तो यूनिट हमें कैलकुलेट आउट करनी पड़ेगी। एफ इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। यहाँ से यूनिट अगर देखेंगे तो क्या बनेगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगी। दूसरा यहाँ से अगर बात करते हैं कि इसके एप्सिलॉन नोट म्यू नोट की, म्यू नोट क्या है, ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और इसकी जो वैल्यू की अगर बात करते हैं तो वैल्यू होती है इसकी 10⁻⁻7। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये आया है बावर्ट शावर्ट लॉ से। ठीक है, बावर्ट शावर्ट लॉ जो है वहाँ से आपका डी बी की वैल्यू कैलकुलेट आउट करते हैं। डी बी दैट इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π/IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से म्यू नोट की हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। क्या होगी, टेस्ला। तो यहाँ से इसकी अगर यूनिट निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हाँ जी, यूनिट यहाँ से बताओ क्या बनेगी। म्यू नोट की जो यूनिट है, म्यू नोट को इधर ही रखेंगे, यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर, क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। और यहाँ से फिर आई नीचे जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगी, एम्पियर। आई के लिए डीएल, डीएल इज व्हाट, स्मॉल लेंथ दैट इज मीटर। उसके बाद साइन थीटा की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होती, मतलब कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू। और ऊपर वाली जो है आपके पास क्या होगी, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो सी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाती है, ये आप लोग रख चुके हो, दैट इज 83 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी आप इसको बोल सकते, राइट। आई बातें समझ में, ठीक है। नोट कर देंगे इसको फटाफट से। ये जो वैल्यूज़ है ये भी आप लोगों ने थोड़ी रिमाइंड होनी चाहिए अगर बाई चांस नहीं मिलते हैं, अदरवाइज ये जो कांस्टेंट है ये आपको वहाँ पे गिवन होंगे। ठीक है, ये जो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं अदरवाइज ये गिवन होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ से करेक्ट जा रहा है मेरा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि जो अपने पास
डिफेंस वाले जो एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे फिजिक्स जो आपकी आती है, तो वहाँ पे सिंपल अगर हम मतलब कि एक्स और वाई की ग्रुप की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, या फिर इनकी यूनिट पूछ ली जाती है, या फिर इनके डायमेंशन फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अब यहाँ से डायमेंशन अगर पूछ लेता, डायमेंशन हम डायरेक्ट थोड़ी ना बता सकते हैं इसका। एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन पूछ लिया हम आपसे, डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, हमें फॉर्मूला पता है तभी बता सकते हैं ना, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है, तो किस किस का डायमेंशन हम याद रखेंगे, याद नहीं रहेगा। तो उससे बेटर है कि हम क्या करें, यहाँ पे अपना फॉर्मूला ध्यान रखें और फॉर्मूला का यूज़ करके कहीं भी हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, हमारा डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, एंड रादर देन इट वी कैन सॉल्व ऑल द थिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया डायमेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, बताओ यहाँ पे मैं वहाँ पे एप्सिलॉन का पूछ रही थी, अकेला एप्सिलॉन का। अब किसी को अगर डायरेक्टली याद है तो मेरे को बताओ कैलकुलेट आउट करके। यहाँ पे एप्सिलॉन का रखो, म्यू नोट का रखो। अब एक तो मेथड है आपके पास ये कि मैं यहाँ से इसका निकालूं, उसके लिए मुझे इसका भी पता होना चाहिए, आई का पता होना चाहिए, डीएल का पता होना चाहिए, आर स्क्वायर का पता होना चाहिए। ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनका नहीं होगा। सिमिलरली वहाँ से फोर्स का पता होना चाहिए, Q1 Q2 का पता होना चाहिए, आर स्क्वायर का पता होना चाहिए। एक तो मेथड है ये कि यहाँ से डायमेंशन निकाले, वहाँ पे पुट करें, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, यही है। ठीक है, दूसरा अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वहाँ से निकालो, अभी जो सी का फॉर्मूला बताया था वहाँ से निकालो, और निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या आएगा बताइए। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, कैलकुलेट करो। ये यहाँ पे 2 ऊपर है, ठीक है ना, ये जो 2 है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, चलिए बताइए जी क्या आएगा आंसर। ठीक है, जो कंपटीशन लेवल के आपके क्वेश्चन रहते हैं वो कुछ इस तरीके से ही रहेंगे। करिए इसको कैलकुलेट। निकला किसी का, नहीं आ रहा। L2T-1, नहीं ये तो नहीं होगा। चलिए इसको कैलकुलेट आउट करते हैं। देखो हमें पता है, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला निकाला, C होता है हमारा जी 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन। आगे पीछे लिख दे, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्क्वायर कर दे दोनों साइड, हाफ हाफ बोर्ड डिवाइड कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे C स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इधर लेके आओ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। C इज वट, वेलोसिटी। C क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है आपकी। चाहे वो वेलोसिटी किसी की भी हो, फिजिकल क्वांटिटी तो वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, अब किसी को मान लो वेलोसिटी का भी नहीं पता, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जी। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, dx, लेंथ है L1, और टाइम के लिए नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो T-1, वेलोसिटी का ये होगा। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी दैट इज L1 T-1। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या आ गया जी स्क्वायर, क्या आ गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे इसको क्या हो जाएगा ये 1/L2T-2, L2T-2 एंड विच इज इक्वल टू, अगर ऊपर लेके जाते हैं तो L-2T2, L-2T2। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका डी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई शॉर्ट फॉर्मूला पता है तो हम उसी से डायमेंशन की ओर जाएंगे, अदरवाइज हम डायमेंशन निकाल किसी भी फॉर्मूले से सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नोट के लिए। ठीक है, बट हमें अगर दोनों के प्रोडक्ट के लिए पूछा गया है, ये तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होगा जब हम बिल्कुल बेसिक पे आ जाएंगे। अगर हम ये फॉर्मूला नहीं पता
वो तो एटलीस्ट पता होंगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछती हूँ, यहाँ से बताओ मेरे पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आएगा। फॉर्मूला आपके पास है, डायमेंशन बताओ किसका, एप्सिलॉन नॉट का। फॉर्मूला आपके पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ऑन R स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को तो ये Q1 Q2 का फॉर्मूला नहीं पता होता, Q1 Q2 का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता होता, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत है ना। फिर अगर हम बात करते हैं चार्ज की, चलिए एक बार आप लोग कैलकुलेट करवाई के बाद हम करते, कैलकुलेट करके बताओ मुझे, उसके बाद करेंगे। सभी करो कैलकुलेट। हाँ जी, देखिए अच्छी बात है, अगर किसी का आ गया है, नहीं आया है तो देख लीजिए यहाँ से। हमें निकालना है एप्सिलॉन नोट का, तो एप्सिलॉन को इस तरफ रखते हैं, एप्सिलॉन नोट इधर, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस इज फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, है ना। तो एप्सिलॉन का निकालना है, तो यहाँ से रखो 1/4 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब यहाँ से देखो अल्टरनेट में यहाँ पे इनके बताऊंगी साथ में। F का फॉर्मूला होता है MA, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है MA। अदरवाइज याद रखना आपको, जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत सारी जगह यूज होता है M1L1T-2, याद भी होना चाहिए, और नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसके लिए M1 आ जाएगा। एक्सलेशन होता है dv/dt, वेलोसिटी का L1T-1, और एक और माइनस जाएगा तो T माइनस, डायमेंशन निकला किसका, फोर्स का, दैट इज M1L1T-2। अगर यहाँ से Q का देखें, Q1 देखें, Q2 सेम ही बात है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज हमें नहीं पता, हमें पता है जी करंट क्या होता है, क्योंकि हम ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन्हीं की टर्म्स में लिखे जाते हैं। तो करंट होता है मेरे पास dQ/dt, ठीक है। यहाँ से Q क्या आ जाएगा, I/T, I एम्पियर, T के लिए T1 एम्पियर, A1 T1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 T1, दूसरे के लिए भी AT, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये लेंथ है और लेंथ का क्या है, स्क्वायर है, तो L2। अब क्या करना है, मर्ज करना है सभी को। M कहीं पे भी नहीं है, तो M कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाके -1। L कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक L1 है, यहाँ पे L2 है, तो L-3 हो जाएगा ऊपर जा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, T-2, यहाँ पे है T1, मतलब 2 पावर ऊपर है ऑलरेडी, ये ऊपर जाएगा तो उसके साथ मर जाओ, T⁴ हो जाएगा। और क्या बचा यहाँ से, A बचा, और A कितना है 2, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर द म्यू नॉट, ठीक है। वो आप लोगों के लिए खुद कैलकुलेट आउट करना है, तो म्यू नॉट का भी कैलकुलेट आउट करके मुझे बताओगे, ठीक है। म्यू नॉट का डायमेंशन आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट आउट करके बताना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नोट कर लिया था सभी ने। क्वेश्चन नंबर 25, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो एवरेज वैल्यू। अगर एक ही प्लेन की बात करते हैं, एक प्लेन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वहां पे एवरेज वैल्यू जीरो किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक एनर्जी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें, बात ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कर रहे हैं ना शुरू से ही। ये गया जी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड एट दिस एक्सिस देयर आर मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक, ठीक है। ये शेप बनानी आ गई आपको, है ना। ये क्या है, कुछ इस तरीके से,
और अगर ये रेड वाला देखें तो ये क्या है, इस तरीके से। दिख गया? ठीक है, एक मेरे पास जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस फॉर्म में चलेगी। और आगे जो है इसका वेव प्रोपेगेशन वेक्टर मिलेगा, दैट इज के वेक्टर। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज मतलब टोटल पूरे साइकिल में। अब ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरीके से चलती है। क्या है ये, ट्रांसवर्स वेव है। हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव दे आर साइनोसोइडल। साइनोसोइडल वेव है, यानी कि साइन और कोसाइन की फॉर्म में चलती है। साइनोसोइडल का मतलब क्या है, दे मूव इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन या कोस की फॉर्म में आपको मिलेंगे, यही मतलब होता है। ठीक है, अगर हम साइन की एवरेज वैल्यू देखें एक पूरे साइकिल पे, पूरा साइकिल मतलब ये है साइन की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है उतना ही नेगेटिव आएगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर टोटल देखें तो कितनी आती है, जीरो। कितनी आती है, जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज और मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज दिख रहा है ना, यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल है मैग्नेटिक का, उतना ही फिर पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एवरेज वैल्यू जीरो देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है अपने पास क्या देगा, एवरेज वैल्यू जीरो देगा। तो दोनों ही फील्ड यहाँ पे जीरो आएंगे। ठीक है, ये क्या है अपने पास, दोनों ही जीरो आएंगे, याद रखना। अब यहाँ पे बोथ का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आई, दोनों ही एवरेज वैल्यू दोनों की क्या मिलेगी, जीरो। राइट, आया समझ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से पूछा लास्ट टाइम, अगर याद हो तो। लास्ट में जो है क्लास के क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, और उसका जो प्रिडिक्शन है, थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन है, वो किसने किया था। यहाँ पे पूछ रहा है साइंटिफिक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट साइंटिस्ट इज हर्ट्स। ठीक है, वो कौन थे, हर्ट्स थे। हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंटली बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है किस तरीके से जनरेट की जा सकती है बाय यूजिंग द ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल या एक्सल्टिंग चार्ज पार्टिकल से हम जनरेट कर सकते हैं। इन्होंने वो जनरेट करके भी दिखाई थी, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन बोलूँ आपसे, थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन किसने दी थी इसकी, तो दिस इज गिवन बाय मैक्सवेल। ठीक है, किसने बताया था इसको, थ्योरेटिकली मैक्सवेल ने बताया था, और एक्सपेरिमेंटली गिवन बाय हर्ट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर theoretically proved by the Maxwell and experimentally they are proved by the Hertz experiment, right। ठीक है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, दोनों ही चीजें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है लाइट की नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। देखो मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी अपने पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड अप ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स आर मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, देयर वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम के साथ डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे बताएंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। आइदर उसकी वेलोसिटी और जो है वेवलेंथ चेंज करेंगी बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है इट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, क्या बताना था, नॉट ए प्रॉपर्टी, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल कर सकती हैं। इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, इट हैव फाइनाइट स्पीड एंड दैट फाइनाइट स्पीड इज इक्वल टू, फाइनाइट है। ठीक है, लार्ज है बट फाइनाइट तो है ना। ठीक है,
अच्छा जी, तो क्या है, मटेरियल मीडियम की इन्हें प्रोपेगेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड ट्रांसवर्स वेव डज नॉट रिक्वायर एंड मटेरियल मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं जैसे साउंड वेव हो गई, उनको रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल मीडियम, ठीक है, ट्रांसवर्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।